पहला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखिए। इन द फिगर इफ B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3 एंड सो ऑन हैव बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB। तो आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है, ये फिगर गिवन है, आपको बताना है कि ये वाली जो लाइन है AB, ठीक है, AB जो लाइन है, एक मिनट यहाँ पर एक थोड़ा सा अधूरा है ये, ओके। तो ये वाली जो लाइन है, जो C है, उसने इस लाइन सेगमेंट AB को कितने रेशियो में डिवाइड करा है ये हमको बताना है, ठीक है। और ये जो सारे पॉइंट्स है A1 A2 A3 ये इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब इनके बीच में आपस में डिस्टेंस सब क्या है, इक्वल है। सिमिलरली B1 से लेके B5 तक, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। देखो ऐसा होता है कि जितने पॉइंट्स जो हम इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स जितने मार्क करते हैं उतने ही रेशियो में बढ़ता है। मतलब यहाँ पर अगर 8 है तो 8 और यहाँ पर कितने हैं 5 है, तो 8:5 का रेशियो होता है। 8:5 का रेशियो रहता है, ठीक है। अगर आपको रेशियो दिया है, मान लो 8:5 रेशियो दिया होता और आपको बोला होता कि आप लोग लाइन सेगमेंट खींचिए, तो आप लोग तब 8 पार्ट्स लेते इक्विडिस्टेंट यहाँ ए वाई में, और एक्स एक्सिस में जो बी एक्स है वहां पर आप 5 लेते, ठीक है, 5 पार्ट्स लेते। तो जितने पार्ट्स उतने रेशियो में ब्रेक होता है। तो इसका सिर्फ इतना सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क आपको एकदम फ्री में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या है 8:5। इसका आंसर क्या है 8:5। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th। तो देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, साइन A प्लस कॉस B इज इक्वल्स टू 1 दिया है, A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड B इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसकी अगर आपका कोई एंगल थीटा है तो वो अगर 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, दिस इज दी कंडीशन फॉर एक्यूट एंगल। ये आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो अपने जो अपन आंसर है वो अपन का 0 और 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। आप इसको एक ट्रिक की तरह देख सकते हैं कि जरूरी नहीं एकदम 100% तो नहीं था, बट 95% श्योरिटी ये रहेगी कि आपका जो बी की वैल्यू आपका निकल के आ जाएगी। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आपका 0 और 90 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, साइन A प्लस कॉस B इज इक्वल्स टू 1। साइन A प्लस कॉस B इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। साइन ए कितना दिया है 30 डिग्री प्लस कॉस B इक्वल टू 1। अब देखिए साइन A कितना होता है 1/2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, एकदम आपको जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। ये आपको ना सिर्फ अभी आगे भी बहुत काम आएगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया था साइन, यहाँ पर साइन 30 डिग्री प्लस, देखो सबसे पहले क्या है जो गिवन क्वेश्चन है वो लिख दिया। ए अपन को 30 डिग्री दिया है तो यहाँ मैंने 30 डिग्री लिख दिया है ना। साइन ए क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 1। साइन 30 डिग्री इज 1/2। ये आप लोगों को हर चीज एकदम टिप्स पे रटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप 10th में है ना। अगर आपको आगे प्लान है मैथ्स वगैरह लेने का तो ये आपको हर जगह काम आएगा, हर जगह। मतलब ये तो ऐसा है कि आपको मतलब बहुत हर क्वेश्चन में फर्स्ट चीज तो यही रहेगा। मतलब ऐसा कि अगर आपको ये याद नहीं है तो आप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए जाते हैं, बैंकिंग एसएससी या जो भी है IAS वगैरह, उसमें भी ये चीजें आती है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बी श्योर कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आती हो। ओके, तो साइन 30 डिग्री 1/2 मैंने डाल दिया। कॉस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। ओके, तो बी क्या हो जाएगा आपका, बी क्या हो जाएगा, कॉस इधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स 1/2 एंड कॉस इनवर्स 1/2 इज 60 डिग्री, है ना। ये तो आप लोग को मालूम हुआ कि साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है। जैसे अगर साइन 30 डिग्री है तो वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होती है ना। सम जो होता है उन लोग का क्या होता है 90 डिग्री होता है आपस में। तो अगर साइन 30 डिग्री आपका 1/2 है तो कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, कॉस 60 डिग्री आपका 1/2। तो यहाँ पर आपका कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये छोटे छोटे जो 30 डिग्री 60 डिग्री इन सब चीजों की अगर वैल्यूज मालूम है तो बहुत आसान है। ये सब कुछ है ही नहीं, ठीक है, चुटकी में सॉल्व करने वाला है। 30 सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वो तो इतना लिखने में मुझे टाइम लगा, बट अगर आपको ये सब आता है तो आप अभी 15 to 20 सेकेंड्स में इसका आंसर लेकर आएंगे। ओके, सो बी श्योर कि आपको ये सब चीजें आती हो। ओके, तो आप लोग अब इसको नोट कर लो, अपन आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अपना 13th क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन फाइंड x प्लस वाई। सो अपन को क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। तो अपन निकालेंगे, सबसे पहले तो x प्लस वाई लिखेंगे, फिर इनकी गिवन वैल्यूज अपन पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अपनी हो गई x की वैल्यू, प्लस कॉस y की वैल्यू क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, फिर अपन इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, फिर आप यहां देख सकते हैं कि ये 2 और ये 2 क्या है, कॉमन है। तो अगर हम इसको बाहर ले ले, कॉमन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये 2, और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 हो गया, ये प्लस 1, तो ये क्या हो गया आपका 2 प्लस 1 बराबर 3। सो 3 इज योर आंसर, 3 इज योर आंसर। तो ये था 13 क्वेश्चन जिसमें अपन को ट्रिग्नोमेट्री में अपन को बस सम निकालना था। ये बहुत इजी था। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था करने को, तो बहुत इजी था ये। तो ये अपना हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अपन लोग आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो देखिए 14th क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल्स टू 22/7 व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले तो अपन ये डायग्राम बना लेते हैं कि दिया क्या है, इन अ सर्कल। तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल हो गया। ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, इफ एन आर्क। तो सबसे पहले तो सेंटर इसका आर्क एक बनाना, तो हम यहाँ पर एक आर्क समझ लेते हैं, ये हमारा एक आर्क है। तो हम सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा आर्क है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। वेयर पाई व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। तो अपन को इस लेंथ, ये ए बी अपना, ये है अपना ओ ए बी। तो अपन को आर्क जो है अपना क्या है, यहाँ ए बी है, ए बी अपना आर्क है। ठीक है, और अपना डायमीटर कितना दिया, 42 सेंटीमीटर। तो ओ बी इज द रेडियस, तो 42 का डिवाइड करेंगे, मतलब डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, है ना, हाफ कर दिया। तो ये अपना 21 हो गया, ये भी आपका 21। आपको ए बी का लेंथ पता लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, वो ये होता है कि आपको मैं दोनों चीजें बता रही हूँ। अगर जो आपका आर्क का लेंथ जब भी निकालना होता है, और अगर आपको ये जो थीटा है 60 डिग्री यहाँ पर जो दिया है, अगर थीटा आपका रेडियंस में दिया रहता है, अगर थीटा आपका रेडियंस में दिया रहता है, तो जो वैल्यू होती है, जो आर्क की लेंथ होती है, हम उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है। ठीक है, थीटा इंटू आर, यानी कि एंगल इंटू रेडियस। आर्क का जो लेंथ होता है वो एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है, वेर एस यहाँ पर आर्क लेंथ है। ठीक है, और अगर थीटा आपकी डिग्री में दी गई होती है, डिग्री में दी गई होती है, तब हमारा जो होता है आर्क लेंथ वो होता है एस इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, थीटा अपॉन 360 ये होता है फॉर्मूला, अगर थीटा आपका डिग्री में दिया है। तो अपना यहाँ पर 60 डिग्री में दिया है, थीटा अपना क्या है 60 डिग्री, यानी डिग्री में दिया है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल्स टू, एस अपना क्या है यहाँ पर ए बी। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, थीटा कितना है 60, 360। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना अपना 21, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। तो क्या हो जाएगा, ये 7 3 से 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 से 6 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो अपना कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। सो योर आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर, योर आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, और आपको याद रखना है कि थीटा जब रेडियंस में होता है तब जाके ये फॉर्मूला यूज होता है, और जब डिग्री में होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो अपन को ये भी बहुत ध्यान रखना है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 15th क्वेश्चन, 12 solid spheres of same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter
2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर, फाइंड डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है, एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर जिसकी बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, हाइट 16 सेंटीमीटर है, हमने इसको मेल्ट किया। ठीक है, मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद इससे हमने 12 सॉलिड स्फीयर्स बनाए। हमने स्फीयर्स बनाए कितने, 12। तो हमने एक सिलेंडर को मेल्ट करके 12 सॉलिड स्फीयर्स हमने यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज छोटी सी वो पूरे क्वेश्चन को जो सॉल्व कर देगी वो ये है कि अगर मान लो ये मिट्टी का बना है, तो मान लो ये जो मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी नहीं आप समझ ले, क्ले का बना हुआ है। ठीक है, तो अब मान लो क्ले का बना है, तो ये जो क्ले है इसको अगर मैं मेल्ट कर दूंगी, सिलेंडर है इसको अगर मैं मेल्ट कर दूं तो मेरे 12 छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा, जो मेरा क्ले यूज हुआ है इस सिलेंडर को यूज करने में और जो 12 सॉलिड स्फीयर्स को बनाने में, वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इसी को मेल्ट करके मैंने वो बनाया। तो जितना मेरा क्ले इसमें यूज होगा वही सेम चीज उसमें भी यूज होगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। कितना होगा, क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और जो 12 सॉलिड स्फीयर्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई भी चीज अगर मेल्ट करके किसी दूसरे चीज में बनती है तो हमेशा उन चीजों की वॉल्यूम क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर हो जाएगा, 12 सॉलिड स्फीयर्स के वॉल्यूम के बराबर, यानी वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपन लोग अब इस फॉर्मूला डालेंगे। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपको पता होना चाहिए। अपन इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर का भी अपन को रेडियस निकालना है, तो ये पाई R1 स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है यानी 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, है कि नहीं, वो कितना होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपन यहाँ R2 मान के चल रहे हैं, R2 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब अपन लोग यहाँ पर देखेंगे कि अपन का पाई और पाई तो कट जाएगा, तो अपन पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अपन यहाँ देख रहे हैं 3 इंटू 4, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो अपना बचा क्या, अपन वैल्यू डाल देते हैं R1। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, इंटू एच कितना दिया है 16, ये कितना हो जाएगा आपका 16, और R2 तो अपन को निकालना है कि नहीं, स्फीयर का रेडियस ही तो अपन को निकालने बोला, फाइंड डायमीटर बोला, मतलब रेडियस अपन निकालेंगे, फिर डबल कर देंगे, तो ये 16 और ये 16 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी R2 का क्यूब अपना अगर R2 का क्यूब अगर अपना 1 है, 1 का स्क्वायर है यानी 1 है, तो R2 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना आ गया आपका 1, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी 2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये भी इतना इजी था। बस आपको छोटा सा ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करके दूसरा कुछ और बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है, वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। ओके, सो दिस वाज योर 15th क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू 16th क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2 इस तरीके से है। तो सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है 16th। ठीक है, जो हम अब करने जा रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम 16th क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब देखिए 16th क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस। इसका मतलब है कि 2 डाइस हैं। ठीक है, 2 डाइस हैं, उनको हमने एक साथ थ्रो किया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो डबलेट है, डबलेट इन द सेंस का मतलब होता है कि सेम नंबर दोनों में आए, यानी एक डाइस में अगर 1 आए तो दूसरे में भी 1, दूसरे में 2 आए तो एक में 2 आए तो दूसरे में भी 2, ऐसे सेम नंबर दोनों में आना चाहिए, जिसको हम डबलेट बोलते हैं। तो ऐसा जो डबलेट है वो आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है जब हम एक पेयर ऑफ डाइस को साइमल्टेनियसली एक टाइम पर थ्रो करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे, अगर हम पहले डाइस की बात करें, फर्स्ट डाइस की अगर हम बात करें, तो उसके जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या आ सकते हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ज्यादा तो आएगा नहीं। एक डाइस अगर आप थ्रो करोगे तो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, है ना, 6 तक आएगा। सेकेंड डाइस का भी सेम होगा, सेकेंड डाइस का भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। तो नंबर ऑफ वेज जो है
तो अगर हमें अगर ये फर्स्ट डाइस है, सेकंड डाइस है, अब हमको अगर डबलेट चाहिए, अब हमने मान लो पेयर में थ्रो किया, ठीक है, तो डबलेट कैसे कैसे आ सकता है, 1-1 आएगा, 2-2 अगर आया, 3-3, 4-4, 5-5 एंड 6-6, यही आ सकता है डबलेट में अगर आना है तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, ये अपना डबलेट में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ भी फॉर्म नहीं होगा डबलेट बनने में। तो कितना पॉसिबल वेज है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 वेज है कि हमें डबलेट मिल जाए, 6 वेज है हमारे को कितने मिल जाए, डबलेट मिल जाए, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद है हमारा आउटकम्स कितने हो सकते हैं, यह हमारा डबलेट के 6 वेज है कि डबलेट हमारा आ जाए, पर हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें आउटकम भी चाहिए रहेगा कि जब हम फर्स्ट डाइस को अगर हमने सबसे पहले ये देखा कि हम एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो डबलेट आने की क्या वेज है, ठीक है। अब अगर मैं डबलेट तो ये आ गया, बट अगर डबलेट नहीं आया तो क्या क्या मेरा आ सकता है, अगर डबलेट नहीं आया तो क्या क्या आ सकता है मेरा, अगर पहले डाइस में 1 आया, पहले में दूसरे में 1 तो डबलेट हो गया, बट हमें नॉट डबलेट वाला देखना है तो 1-2, ठीक है, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, ठीक है, पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में 2-3, इस तरीके से आएगा। सिमिलरली आप करेंगे तो यहाँ पर आपका 2-1, 2-2 इस तरीके से जाएगा, तो लास्ट में जो है आपका कहां तक आएगा, 6-6 तक, 6-6 नहीं 6-5 तक आपका लास्ट में एंड होएगा। आप चाहिए तो पूरा लिखकर देख सकते हैं, बट उसको टाइम वेस्ट क्यों करना, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो एक का 1 से लेके 6 तक आ रहा है, ऐसे आपका 2 से लेके 6 तक आएगा, ऐसे नीचे 6 तक जाएगा, तो कितना अपना पॉसिबल आउटकम्स हो गया, 6 इंटू 6, 36 हो गया। 36 अपना आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 आएंगे, है ना, 1-1, 1-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, इस तरीके से आप लास्ट तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टोटल वो है नंबर ऑफ आउटकम्स वो आपके 36 हैं। यानी कि आपको इसको भी इंक्लूड करते हुए मैं आपको बता रही हूँ, मतलब टोटल आउटकम्स में क्या होता है, डबलेट और नॉट डबलेट सबको हम गिनेंगे, तो यहां तक आप गिनोगे, उसके बाद आप इसको भी गिनोगे, तो टोटल आपके कितने आ जाएंगे, 36। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग डबलेट क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेज टू गेट doublet divided by total number of outcomes, total number of यानी कि कितने आउटकम्स है टोटल हमारे, और उसमें से कितने हमारे प्रोबेबिलिटी वाले हमारे डबलेट वाले वेज हैं। तो हमारे डबलेट वाले वेज कितने हैं, 6, और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6/36, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई, 1/6 आ गई। तो आई होप आपको मैंने अच्छे से बस समझा दिया है। अगर आपको कोई स्टिल डाउट रहता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो काफी कंफ्यूजिंग रहता है, मतलब मेरे लिए तो काफी कंफ्यूजिंग रहा है ये, ठीक है। तो मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग को और मैंने देखा है जिनको ये कंफ्यूजन रहता है काफी, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, तो ये सारी चीजें, तो अगर इसीलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा आपके लिए इजी बनाऊं, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करके समझाया। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई आपको वहां पर क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ये मेरी चीजें आपको हेल्पफुल लग रही है, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर सकूं। और अगर आप नहीं करेंगे तो भी मैं करूंगी, बट उससे और एनर्जी आती है और मोटिवेशन आता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को आपने नहीं किया है तो। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 16th क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन भी है, यानी ये एक हो गया और में दूसरा एक और क्वेश्चन है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लो।
अब देखिए दूसरा भी, ये भी और वाला भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखिए सब लोगों ने ताश का पत्ता तो खेला ही होगा, है कि नहीं? नहीं खेला है तो भी पता तो होगा कि 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, है ना। 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 1 से लेके आपका 10 तक होता है, फिर JQK होता है ना, JQK होता है। तो 1 से लेके K तक माने तो 13 रहता है। 13 कार्ड्स एक इंसान का अगर रहता है तो वो जीतता है ना। ऐसे हमारे उसमें 4 सेट्स रहते हैं तो हमारा 52 हो जाता है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो हर कार्ड जो रहता है वो कितने होते हैं अपने, एवरी कार्ड अपने 4 रहते हैं, ठीक है। A अपना 4 रहता है, ठीक है, B अपना 4 रहता है, एंड सो ऑन, सारे 4 कार्ड्स रहते हैं 52 कार्ड्स में। ओके, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, ठीक है। 2 ब्लैक होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। यानी अगर अपन को ब्लैक क्वीन चाहिए तो ब्लैक जो क्वीन होगा Q, वो भी 4 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड तो होंगे ही होंगे। उसमें से 2 रेड होगा और 2 ब्लैक होगा, 2 रेड होगा 2 ब्लैक होगा, ठीक है। तो अपन को इस 2 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 52 में से, ठीक है। 52 में से हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी 2 ब्लैक की। तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको बस लिखना है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, ये मैंने आपको बस मैं आपको लिखना कैसे बता रही हूँ। आपका हो गया है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। वो देखिए कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। तो और हमको 52 कार्ड्स में से ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्वीन कितने होंगे, ब्लैक वाले 2 होंगे। कितने में से निकालने अपन को? 52 कार्ड्स में। तो बस दिस इज योर आंसर, 2/52 इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको 1/26 आ जाएगा। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, ठीक है, ब्लैक क्वीन कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो अगर आपको मैं एक और बार बता दूं ये, तो ये कि हर कार्ड जो होता है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल कार्ड्स जितने भी होते हैं 52 कार्ड्स में हर कार्ड आपका 4 होता है ना। 4 कार्ड होता है। तो आपका टोटल 1 से A से लेके 13 तक होता है, यानी K तक होता है। JQK लिखते हैं ना अपन, तो K होता है तो अपना 4 होके वो 52 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो Q है, अपन को Q भी 4 कार्ड ही होंगे। 52 में 4 कार्ड तो Q के होंगे, बट 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। तो वो 2 ब्लैक जो होंगे वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2/52, दैट इज 1/26, ठीक है। तो बस आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर से मैं कह रही हूँ कि प्लीज अगर आप भूल गए हैं तो इस वीडियो को प्लीज अभी लाइक कर दीजिए। अभी लाइक कर दो, 1 सेकेंड ही तो लगेगा, बस लाइक कर दो। चलिए, तो ये हो गया, 16th क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ अपना सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है और इसके आगे जो अपना 17th से है, ये अपना केस स्टडी के क्वेश्चन है, केस स्टडी, ठीक है। उसमें आप लोगों का अभी तक तो आपने जो पढ़ा वही था। केस स्टडी में आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं केस स्टडी में। तो वो हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि आपको सोचना किस तरीके से, ये भी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। यहाँ तक आज अपना सेक्शन 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। अपन सेकेंड जो है अपन 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो अपनी केस स्टडीज है, ठीक है। तो भूलेगा मत, अगर आपने बेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो वो दबा लेना, क्योंकि तुरंत जैसे ही मैं वो वीडियो डालूंगी केस स्टडी वाला, आप लोग को नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप लोग तुरंत देख लेना। ओके, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।